जिंदाबाद 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 रोहिणी आचार्य जिंदाबाद रोहिणी आचार्य जिंदाबाद। लालू प्रसाद यादव अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। लालू प्रसाद यादव ने राजनीति में एक पारिवारिक पेड़ भी लगाया था। उस पेड़ की हर डाली अब खुद ब खुद गिर रही है और लालू प्रसाद यादव इस मंजर को देखने के लिए मजबूर है। बात पते की आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन पे। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र और मेरे साथ हैं न्यूज फॉर नेशन के एडिटर इन चीफ कौशलेंद्र प्रियदर्शी। हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, इस बात को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि क्या जिस पेड़ को लालू प्रसाद यादव ने खुद लगाया था, उस पेड़ के अवसान को लालू प्रसाद यादव अपने जीते जी देख लेंगे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो कि लालू प्रसाद यादव ने बनाया 1997 में जनता दल से टूट के बाद, उस पार्टी में वही नेता होता है जो लालू परिवार का हिस्सा होता है और इसी के क्रम में तेजस्वी यादव आज राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यमंत्री पद का चेहरा बने हुए हैं। लेकिन तेजस्वी को चुनौती बाहर से कम और घर से ज्यादा मिल रही है। तेज प्रताप तेजस्वी के बड़े भाई पार्टी और परिवार से अलग हुए, तेजस्वी के खिलाफ खुलकर ताल ठोक रहे हैं। मीसा भारती ऐसा माना जा रहा है कि वो भी तेजस्वी से नाराज चल रही हैं और नया मामला है रोहिणी आचार्य का। आप लोगों ने इस चीज को देखा होगा, ये खबर आप लोगों तक पहुंची होगी कि रोहिणी आचार्य ने 2 दिन पहले अपने ट्विटर अकाउंट से तमाम राजद के लोगों को अनफॉलो कर दिया, परिवार के लोगों को अनफॉलो कर दिया, कई तरीके की इमोशनल बातें लिखी। लेकिन ये बात अब पुरानी हो गई। हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं वो है कि परिवार की लड़ाई अब सड़क तक आ गई। कौशलेंद्र जी, मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव जो बिहार अधिकार यात्रा से जिस दिन लौट रहे थे, सोनपुर जो कि लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता है, सोनपुर के बजरंग चौक पर वीडियो हम लोगों के पास अवेलेबल है। सोनपुर के बजरंग चौक पर तेजस्वी यादव का काफिला निकल रहा है और जनता सड़क पर आकर रोहिणी आचार्य जिंदाबाद का नारा लगा रही है। मतलब क्या है? परिवार की लड़ाई सड़क पर आ गई या परिवार की लड़ाई घर की चौहद्दी पार कर दी और लालू यादव अब किम कर्तव्य विमूढ़ बने हुए हैं? मतलब साफ है कि समाजवाद के नाम पर लालू प्रसाद यादव ने जिस राजनीति की शुरुआत की वो परिवारवाद तक आई और वह परिवारवाद अब बिखरने के कगार पर है। रोहिणी आचार्य उसकी उस शतरंज की नई खिलाड़ी हैं जहां वे तेजस्वी के खिलाफ अपनी नई चाल चल बैठी है। रोहिणी आचार्य हालांकि सारण से चुनाव लड़ी, वहां हारी, उसके बाद की जो महत्वाकांक्षा उनके साथ लगी और इधर तेजस्वी यादव का जो कहना है कि लोकसभा चुनाव तक ही आप लोग साथ रहें तो अच्छी बात है, लोकसभा चुनाव के बाद इतर विधानसभा में प्रवेश न करें। ये सीधा तेजस्वी यादव ने ये परिवार में बोल दिया। जो सूत्रों के माने हवाले से खबर है उसमें, चूंकि मीसा भारती आ गई, तेज प्रताप भाई थे तो विधायक हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जो परिवार के लोग थे उन्हें साफ साफ है कि आप लोग विधानसभा चुनाव में कोई हस्तक्षेप न करें। और यहाँ जो परिस्थितियां बन रही है, देखिए वफादारी नाम और सिद्धांत नाम की कोई चीज राजनीति में नहीं होती है। बिल्कुल, इसीलिए मैं दिनकर की उन पंक्तियों को बार बार कोट करता हूं कि राजनीति के लिए दिनकर ने 50 के दशक में ही लिखा था कि राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, एक जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। तो उसी वातावरण में लालू प्रसाद यादव की राजनीति चल रही है, परिवार की राजनीति। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा। तेज प्रताप यादव प्रकरण याद कीजिए। तेज प्रताप यादव की कुछ वीडियो, कुछ फुटेज, कुछ फोटो सोशल मीडिया पे लीक होते हैं। वो उनके निजी वीडियो थे, निजी फोटो थे। उस फोटो के सोशल मीडिया पर आने के बाद लालू प्रसाद यादव ट्वीट कर तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से अलग कर देते हैं। रोहिणी आचार्य ने उस समय तय किया कि हम तेजस्वी यादव के साथ खड़े होंगे, पार्टी के साथ खड़े होंगे, पिता के साथ खड़े होंगे। आज वही रोहिणी आचार्य
वफादारी की बात कर रहे हैं, खून, लहू, खुददारी, आत्मसम्मान, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे ये लग रहा है कि ये परिवार अब बिखरने को तैयार है। देखिए, सवाल है कि जुबान और सिद्धांत में बहुत अंतर होता है। आप बोल रहे हैं, उस समय तक महत्वाकांक्षा होगी कि चलो हम सोनपुर से चुनाव लड़ लेंगे, इधर हारे तो इधर जीतने वाली परिस्थिति बनेगी। लेकिन जब लगता है कि मामला हाथ से निकल गया तो फिर अंतिम में वार ही करना, लोग सोचता है कि वार करें अब। तो सीधे सीधे रोहिणी आचार्य को ऐसा लगा, जो अभी तक बातें सामने आई हैं, जब रोहिणी आचार्य ने विद्रोह किया उसके बाद ये बातें सामने आई और तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा लालू प्रसाद यादव को कि आप इन सारे लोगों को ही रखिए, मैं चलूं दिल्ली अपने परिवार के साथ। इस तरीके से राजनीति नहीं होती। विधानसभा का हम चुनाव लड़ रहे हैं, हर व्यक्ति हस्तक्षेप करेगा तो उससे तो प्रॉब्लम होगा। और तेजस्वी यादव किसी कीमत पर नहीं चाहते कि जिस सिद्धांत को लेकर के हम चल रहे हैं, ए टू जेड की बात हो या बाकी अन्य चीजों की बात हो, वहां कोई हस्तक्षेप करे। संजय उनके मित्र हैं, किसी से छिपी बात नहीं है। संजय का हस्तक्षेप उनको स्वीकार्य है। संजय का हस्तक्षेप इसलिए स्वीकार्य है कि लालू प्रसाद जब जेल गए थे उस समय से उनके वो राजनीतिक सलाहकार रहे, उनके सपोर्ट में रहे। उसके बाद तेजस्वी यादव ने अपने राजनीतिक जीवन में कई माइलस्टोन हासिल किया और अभी भी संजय साथ हैं। तो संजय पे की गाड़ी, संजय को जो बैठाया गया आगे की सीट पर, उसी के बाद से तो बवाल है। लेकिन बस वह एक रास्ता था ताकि हम अपनी राजनीति किस तरीके से कर सके। माने वक्त की तलाश में कोई बैठा है, अगर लगा तो फिर चोट कर दिया और यही बात हुई। अब सवाल है कि रोहिणी आचार्य के पक्ष में नारा का लगना। बिल्कुल, मैं वहीं पर आ रहा, यह संकेत है, ये जो नाराबाजी है, हाँ, ये क्या बता रहा है कि मैंने पार्टी में दो फाड़ हो चुका, कार्यकर्ता समर्थक भी अब अलग अलग हो गए हैं, या ये किसी तीसरे की प्लानिंग है? पार्टी दो फाड़ हुआ या नहीं हुआ है तो वक्त बताएगा। लेकिन रोहिणी आचार्य ने जो विद्रोह वाली सियासत शुरू की थी उसका ये प्रबल संकेत है। आखिर किसी के इशारे पर कौन लगाएगा नारा? ये तो कहने वाली बात हो जाएगी ना। आप जिस इलाके वैशाली से आ रहे हैं, सोनपुर से, हाँ। सोनपुर उनका इलाका है, हाँ। गढ़ माना जाता है, चुनाव लड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोनपुर लालू प्रसाद यादव का भी कर रहा है, हालांकि वहां से भी चुनाव हारे हैं। हाँ, हाँ। तो वहां नारा लगना, वैशाली से ये दोनों भाई लड़ते हैं, बिल्कुल, हालांकि अभी दूसरी जगह से हैं, हसनपुर से हैं तेज प्रताप, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम महुआ से लड़ेंगे। हाँ। तो ये विद्रोह की सियासत का प्रबल संकेत है। विद्रोह हुआ और फिर जमीन पे भी दिख रहा है ना। अगर आप रोहिणी आचार्य के पक्ष में नारा लगा रहे हैं तो इसका मतलब कि रोहिणी आचार्य भी मजबूत हैं, उनके पास भी समर्थक हैं। ये दिखलाने की एक सियासत हो गई जहां ये तेजस्वी समझें कि हम बहुत सेफ गेम नहीं कर रहे। एक बार मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं, जो कौशलेंद्र प्रियदर्शी जी कह रहे हैं, इनका कहना है, जो ये समझ रहे हैं और जो एक समझ बन रही है इस परिवार के घटनाक्रम को देखते हुए, कि रोहिणी आचार्य के फैन फॉलोअर, उनके समर्थक अब तेजस्वी के खिलाफ खुल्लम खुल्ला मोर्चा लेने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं समझ रहा हूं कि इसका नेतृत्व कौन कर रहा है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसको शांत कौन करेगा ये भी कोई नहीं जानता। मतलब कि पार्टी के लोगों के बीच में दो फाड़ की स्थिति दिख रही है। और कौशलेंद्र जी, वो घड़ी भी आपको याद होगा जब बाढ़ राहत सामग्री लेके तेज प्रताप पहुंचे थे तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र में, और वहां पर किसी व्यक्ति से बातचीत हुई, किसी समर्थक से बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा विधायक अभी नाचने गाने में लगा हुआ है। ये क्या मैसेज देता है? देखिए, अब सवाल सबसे बड़ा धीरेन्द्र सामने यह है ना कि पिछले 30 सालों से समाजवाद के नाम पर राजनीति करने वाले लालू प्रसाद यादव का परिवार क्या महत्वाकांक्षा की वजह से बिखर जाएगा? आपने एक बड़ा सवाल उठाया कि लालू अपने अवसान काल में हैं, और अवसान काल में क्या वो अपने परिवार का आधार खोते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, ये लग ऐसा ही रहा है। हाँ, तेज प्रताप ने आज तो गीता और कृष्ण की कसम खाई जी कि मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। दूसरी बात कि वे राघोपुर जाते हैं, बहुत सारा विधानसभा क्षेत्र डूबा हुआ है। हाँ, लेकिन वो राघोपुर जाते हैं। राघोपुर जाकर के जिस भाषा का इस्तेमाल वहां के विधायक यानी अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव और पूर्व डिप्टी सीएम विपक्ष के नेता के लिए किया, ये बहुत ही मार्के वाली बात है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं आखिर तेजस्वी यादव को, क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? आप याद कीजिए, तेजस्वी यादव से जब तेज प्रताप यादव के बारे में पूछा जाता है कि उन्होंने ऐसा किया, तो तेजस्वी यादव का बयान आता है कि वो ऐसे हैं कि सब कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। और एक तलखी बड़ी साफ है ना। एक बयान और बड़ा
रोचक है इस मामले में, तेजस्वी यादव को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहीं बोला था, इशारे इशारे में बोला था, नाम नहीं लिया था, कि वो नशे में रहते हैं। ये नशा शराब का है, ये नशा सत्ता का है, ये नशा मित्रता का है, या ये नशा सर्वोच्च शिखर पर बैठ जाने की हसरत का है। ये इस पर एक अलग बात हो सकती है। लेकिन कौशलेंद्र जी, बिहार में एक परिवार और है जो राजनीतिक परिवार है, और उस राजनीतिक परिवार का जो व्यक्ति जिसने राजनीतिक परिवार की शुरुआत की, उसके मृत्यु के बाद उस परिवार और उस पार्टी में भी टूट देखा गया। हम बात कर रहे हैं रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा को लेकर। एक पार्टी और है जहां पर परिवार को लाने की कोशिश हो रही है। नीतीश कुमार की पार्टी में नीतीश कुमार के बेटे को लाने की कोशिश हो रही है। मैं ये बात थोड़ा सा इस डिस्कशन को फैला इसलिए रहा हूं कि परिवारवादी राजनीति का हश्र होता क्या है और कैसे वो राजनीति परवान चढ़ती है। लोजपा और जदयू और राजद, इन तीनों को आप कैसे देखते हैं? जहां तक नीतीश कुमार की बात है, तो अब सवाल है कि जिस पिछले 20 सालों से आप देखिए जी, उर्मी कोयरी वोट जी को अकेले संभाल रहे थे नीतीश कुमार। बिल्कुल, हम इस पे आगे डिस्कशन करेंगे। जिस तरीके का स्ट्राइक रेट रहा, 67% और 79% वोट उर्मी कोयरी का एकमुश्त एनडीए की तरफ जाता। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में 12% कम रहा जी, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा एक दो जगह पे। लेकिन अब सवाल है कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन संभालेगा? तो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि एक नेता उभरता है, उसके बाद अगर वो खत्म हुआ तो उसकी पार्टी खत्म हुई। अगर लंबा गेम विरासत संभाले, हाँ बिल्कुल, विरासत संभाले कौन और किस पर लोग विश्वास करें, कहां ट्रस्ट करें? संजय झा पर करे, अशोक चौधरी पर करे, ललन सिंह पर करे, विजय चौधरी पर, किस पे करे? कौन एकजुट रख सकता है पार्टी? और खास करके क्षेत्रीय दल जो होते हैं, आप बिहार की स्थिति देखिए ना, यहाँ विचारों के सामंजस्य के आधार पर समीकरण नहीं बैठाया जाता, यहाँ जातीय आधार पर समीकरण बैठाया जाता, उसके आधार पर सियासत की जाती है। ये बेसिक अंतर है जो बिहार के विकास में सबसे बड़ा बाधक होता है। तो अब जातीय समीकरण के आधार पे आप राजनीति करते हैं, सियासत करते हैं, तो वहां तो उत्तराधिकारी खोजना होगा ना भाई, कि कुर्मी और कोयरी को लीड कौन करेगा। अब चलिए रामविलास जी की बात। मैं बार बार इस चीज को दोहराता हूं कि राजनीति में मित्रता, सिद्धांत, व्यवहार यहाँ कोई ये मायने नहीं रखता। जैसे ही अरे भाई, जब चिराग पासवान नहीं थे तो पशुपति पारस हुआ करते थे, बिल्कुल, रामचंद्र पासवान हुआ करते थे, और बिहार तो पशुपति पारस के ही जिम्मे हुआ करता था। दलित सेना का अध्यक्ष बना, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने भाई को बना, भाई से बहुत लगाव था बिल्कुल। लेकिन जो उनके करीबी बैठने वाले सूरजभान से लेकर अन्य लोगों तक देख लीजिए, वो सब के सब चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा के आगे सब के सब जुदा। तो राजनीति का ये मतलब कड़वा सत्य है। अगर इतिहास के आप छात्र रहे हैं, अशोक से लेकर के औरंगजेब तक आपने देखा, प्राचीन भारत से लेकर मध्यकालीन भारत तक किस तरीके से बिखराव रहा है। राजतंत्र नहीं भैया, लोकतंत्र है। लोकतंत्र के पीछे परिवारवाद का राजतंत्र है, जिसका हश्र ये होता है। संगठन की पार्टी है बीजेपी, जहां मोदी भी बन रहे हैं चाहता। मैं ऐसा नहीं कि बीजेपी का मैं कोई पक्ष ले रहा हूं, लेकिन आप देखिए, लेकिन यही संगठन की पार्टी कांग्रेस को हम देखते हैं, जहां पर परिवार हावी होता है तो पार्टी किस तरीके से कमजोर होती चली जा रही है। ये कुल मिलाकर हम लोग जो इस विषय पर डिस्कस किए और जो निष्कर्ष निकलता हुआ दिख रहा है, वो विरासत की लड़ाई है। विरासत लालू प्रसाद यादव की है, लिहाजा दावेदारी तेजस्वी की भी उतनी ही है जितना तेज प्रताप की है। मीसा भारती की भी दावेदारी उतनी ही है जितना रोहिणी आचार्य की है। देश ने देखा है, प्रदेश ने देखा है रामविलास पासवान की विरासत की लड़ाई किस तरीके से चली और किस तरीके से पार्टी दो फाड़ में बट गई। दुर्भाग्य या सौभाग्य या क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, हम लोग कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन दिख ये रहा है कि लालू प्रसाद यादव के जीते जी उनके विरासत को लेकर उनके बच्चों के बीच में जो जंग छिड़ी है, हो सकता है कि 2025 का विधानसभा चुनाव परवान चढ़े, उसके पहले ही लालू प्रसाद यादव के द्वारा लगाया गया जो पेड़ था उसकी हर शाख टूटकर गिर जाए और लालू प्रसाद यादव के सहित पूरा प्रदेश इस तमाशा को देखता रह जाए। बात पते की आज यही है। धन्यवाद।